हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जिनका भी 5 मार्च को यूपीपीएससी का कनिष्ठ सहायक का पेपर था, वो अब आगे होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे और यही एक अच्छे एस्पिरेंट की पहचान भी है। एक अच्छा एस्पिरेंट हमेशा जो हो चुका है उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करता, बल्कि उससे जो कुछ सीख सकता है सीखता है और आगे बढ़ता है और अगली बार और अधिक मजबूती से लड़ता है। और आपके साथ आज से हम भी इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है, जिसका कि आज हम भाग 21 में चर्चा करेंगे। इस सीरीज़ के 20 भागों पर हम चर्चा कर चुके हैं, तो जिन भी लोगों ने उनको नहीं देखा है, आप एक बार अवश्य देखिएगा। आप अवश्य ही वहाँ पे अपना एक सटीक मूल्यांकन कर पाएंगे और साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप वहाँ पे देख पाएंगे और सीखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दीजिएगा। और साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसका समय पर लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है, विलोम शब्दों के युग्मों में सुमेलित नहीं है। विकल्प हैं आमिष का सामिष, आधार का निराधार, विनत का उद्वत, विपत्ति का संपत्ति। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों। और इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा विकल्प ए, आमिष का सामिष। आमिष का सामिष दोस्तों एक समानार्थी है, जबकि विलोम इसका हो जाता है क्या? आमिष या सामिष का विलोम होता है निरामिष। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आमिष का अर्थ या आमिष या सामिष का अर्थ होता है दोस्तों क्या? मांस। और निरामिष का अर्थ हो जाता है क्या? मांस रहित। इसके अलावा यहाँ पे जो एक दो और पूछे जाते हैं वो मैं लिख देता हूँ। आवृत, आवृत का विलोम होता है अनावृत। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सम्मुख, सम्मुख का होता है क्या? विमुख। क्या होता है? सम्मुख का विलोम विमुख। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो विनत लिखा हुआ है, विनत का अर्थ होता है विनम्र और उद्धत का अर्थ हो जाता है यहाँ पे अखड़, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। पूछ रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन एक अर्क शब्द का अर्थ नहीं है? विकल्प हैं सूर्य, इंद्र, तांबा या फिर डी कपास। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अर्क शब्द का अर्थ नहीं है वो है विकल्प डी कपास। यहाँ पे अर्क का अर्थ नहीं होगा, जबकि सूर्य भी है, इंद्र भी है, तांबा भी है और साथ में एक आता है विष्णु। तो अर्क का एक अर्थ विष्णु भी होता है, सूर्य भी होता है, इंद्र भी होता है और तांबा भी होता है। एक अनेकार्थी शब्द है दोस्तों अंबर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे कि वस्त्र इसका एक अर्थ है, आकाश इसका एक अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा जो यहाँ पे कपास है इसका एक अर्थ ये भी होता है। इसके अलावा और क्या होता है? अभ्रक हो गया, अभ्रक भी इसका एक अर्थ होता है बादल। तो ये कुछ अंबर के अनेकार्थी शब्द है, एक अंबर जिसके ये इतने सारे अर्थ होते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहा है दोस्तों, निम्न युग्मों में सुमेलित नहीं है। ये कुछ लोकोक्ति और मुहावरे हैं जिनके अर्थ यहाँ पे आपको मेल यहाँ पे करना है, इनका सही सुमेलन करना है यहाँ पे। विकल्प ए है पगड़ी रख घी चक का अर्थ है निर्लज्ज होकर कुछ पाना, कलेजे पर सौंप लौटना, दुश्मनी निकालना, आए थे हरिभजन करने, ओटन लगे कपास का अर्थ वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। विकल्प डी सिर से पानी निकल जाना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा विकल्प बी, कलेजे पर सांप लौटना। इसका अर्थ होता है दोस्तों इस ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि कलेजे पर सांप लौट गए हैं। ठीक है, यहाँ पे दुश्मनी निकालने इसका अर्थ नहीं होगा। और पगड़ी रख घी चख निर्लज होकर कार्य करना, मतलब क्या अर्थ हो गया कि हम बोलते हैं कि ये कैसा आदमी है, तो शर्म बेच दी इसने, शर्म बेच कर काम कर रहा है, तो उसका मतलब ये हो गया पगड़ी रख घी चख। आए थे हरिभजन करने, ओटन लगे कपास का सेम अर्थ हो जाएगा कि जब आजकल बहुत सारी लाइव क्लासेस चलती हैं, वहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं और पढ़ाई तो हम करते नहीं, वहाँ पे हम लग जाते हैं चैटिंग में। और जब चैटिंग खत्म हो जाती है, वीडियो खत्म हो जाती है, बाद में पछताते हैं, फिर बोलते हैं आए थे हरिभजन करने, ओटन लगे कपास, यानी कि गए थे पढ़ने और लग गए वहाँ पे चैटिंग में। तो एक सही अर्थ इसका यहाँ पे ये हो जाएगा। सिर से पानी निकल जाना, सहनशीलता का
सहनशीलता की सीमा टूट जाना, तो इसको हम समझ सकते हैं जैसे कि यूकेपीएससी हो गया, यूके ट्रिपल एससी हो गया, सहनशीलता की सीमा पार हो गई थी, सिर से पानी निकल गया था, इसलिए अभी आपको पता ही है कि क्या आया, एक कठोर कानून आया है, तो ये वही सहनशीलता की सीमा थी जो टूट गई थी। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। संकर शब्दों के युग्मों में सुमेलित नहीं है। भोजन गाड़ी जो शब्द हैं ये संस्कृत और हिंदी के हैं। छायादार संस्कृत और फारसी। अजायब घर अरबी और हिंदी। विकल्प डी पंचायतनामा हिंदी और अरबी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा विकल्प डी पंचायतनामा, जो है वो हिंदी और फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फारसी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो पंचायत है ये हो जाएगा हिंदी भाषा का, और जो नामा है ये हो जाएगा फारसी भाषा का। बाकी यहाँ पे जो भोजन गाड़ी है, भोजन संस्कृत का है, गाड़ी हिंदी का हो गया। छायादार में छाया संस्कृत है और दार फारसी हो गया। अजायब यहाँ पे अरबी भाषा का है और घर जो है वो हिंदी भाषा का है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अब वर्तनी वाला है तो ये आप देख कर ही कर पाएंगे, यहाँ पे सुनकर काम नहीं चलेगा। तो फटाफट से इसका आंसर करिए, और इसका जो सही आंसर है ये है विकल्प डी अनाधिकार, क्योंकि अनाधिकार कैसे होगा? अन धन अधिकार। ठीक है, और जब इन दोनों का मर्जर होगा तो ये दोनों बन जाएंगे क्या? अनधिकार। ठीक है, तो इस प्रकार जो है दोस्तों इसकी वर्तनी यहाँ पे गलत हो जाएगी और हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। पूछ रहा है यहाँ पे, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, वाक्य में निपात शब्द हैं। विकल्प हैं तो और का, ही और ऐसा, तो और ही, ऐसा और तो आपको ध्यान रखना है कि निपात क्या हो गया। जब हम किसी वाक्य में, किसी भी वाक्य में जिन शब्दों के माध्यम से बल प्रदान किया जाता है या जोर देकर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किसी वाक्य में जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम बोलते हैं निपात। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा विकल्प सी, तो और ही यहाँ पे है निपात। इसका जो सामान्य वाक्य है ये बनेगा क्या? कहने का ऐसा तरीका होना चाहिए, और हम यहाँ पे जोर दे के बोल रहे हैं कहने का तो क्या था? कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। इन दोनों शब्दों से हम जोड़ दे रहे हैं, इस प्रकार ये हो जाएंगे निपात। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। आप सोच रहे होंगे इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं, तो मेरा प्रयास ये है कि एक ही प्रश्न से आपको 3-4 चीज़ें याद करा पाऊँ, इसीलिए मैं ऐसे प्रश्न यहाँ पे ला रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बताना है सुमेलित नहीं है। ये है एक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द की ये बात हो रही है। तो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी, जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पाश्विक, वह भोजन जो रोगी के लिए उचित है पथ्य, सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला तपस्वी। तो फटाफट से इसका आंसर करिए, और इसका आंसर है यहाँ पे विकल्प क्या? डी, सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला तपस्वी नहीं होता, बल्कि क्या होता है? मनस्वी उसको कहा जाता है। ठीक है, बाकी के बाकी सारे सही हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को बोलते हैं अंतेवासी, जिसका स्वभाव पशुओं के समान है उसको कहते हैं पाश्विक, वह भोजन जो रोगी के लिए उचित है उसको बोलते हैं पथ्य। और आपको ध्यान रखना है कि पशु शब्द का विशेषण होता है पाश्विक, ये भी कई बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। अलंकार से प्रश्न है, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक में अलंकार कौन सा होगा? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और यमक। तो आपको पता है कि जैसे कि उपमा हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, रूपक हो गया या प्रतीप हो गया, इनमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द हैं वो होते हैं कौन से? उपमान और उपमेय। ठीक है, ये दोनों वो शब्द हैं जिनके बीच में आपस में तुलना की जा रही है। उपमान क्या होता है? जो हमसे दूर है। ठीक है, दूर जो है वो हो गया आपका उपमान, और जो पास में है उसको हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि चांद सा चेहरा, तो चांद यहाँ पे दूर है तो यहाँ पे चांद उपमान हो जाता है, और चेहरा जो है पास में होता है तो इसलिए ये उपमेय हो जाता है। ये हो गया कॉन्सेप्ट किसका? उपमान और उपमेय का, ये आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं हम उपमा अलंकार की। तो उपमा अलंकार में क्या होता है? जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, राम शेर के समान है। ठीक है, समान इसको पढ़िए आप, समान है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि शेर के समानता, शेर के रूप में उसके समानता को देख रहे हैं। तो जहाँ पे ऐसे शब्द आएंगे समान, सरी, सा, सी, से, वहाँ पे हम करेंगे उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा में हम बात आएगी तो उत्प्रेक्षा के उदाहरण में आपको देखिएगा यही वाला उदाहरण कि मानो, मानो, जानहूँ, जनहूँ, ये सब आएंगे किस में? उत्प्रेक्षा में। मानो राम क्या है? शेर है। ठीक है, शेर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये उत्प्रेक्षा हो जाएगा।
रूपक अलंकार की कंडीशन क्या है कि यहाँ पे क्या है, इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहता, एक निषेध रहित आरोप कर दिया जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ राम शेर ही है या शेर है, तो उस केस में दोस्तों हो जाता है रूपक अलंकार, जहाँ पे क्या है निषेध रहित आरोपण कर दिया जाता है। अगर हम इसका आंसर है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को थोड़ा सा देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, अर्थात जहाँ उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप या निषेध रहित आरोप कर दिया जाता है, वहाँ होता है क्या, रूपक अलंकार। और इसकी पहचान के लिए आप देखेंगे तो उपमेय और उपमान में क्या है, एक योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मन सागर में। ठीक है, तो योजक चिन्ह इसकी एक पहचान है। इस लाइन के अर्थ की बात करूँ तो इसका मतलब है सागर रूपी मन पर लहरों के रूप में इच्छाएं उठती हैं और इसमें अनेक लोग डूब जाते हैं। यहाँ मन और उसकी इच्छाओं पर सागर तथा उसकी लहरों का आरोपण किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगर समझ नहीं होगा तो एक बार आप इसको दोबारा सुन सकते हैं या फिर किताब में जाके इसको और क्लियर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। पूछ रहा है आधी रात का समय के लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वरी, विभावरी, निशा या निशीत। तो आपको ध्यान रखना है आधी रात का समय के लिए एक शब्द होता है निशीत, और बाकी ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये है रात्रि के पर्यायवाची। ये भी आप ध्यान रखिएगा और इस शब्द को ध्यान रखिए। ये निशीत जो है ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, आधी रात का समय निशीत। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है निम्न तत्सम तद्भव युग्मों में सुमेलित नहीं है। कुकुर का कुत्ता, क्षेत्र का खेत, अक्षर का अक्षर, महिषी का बैल। तो आप सटीक इसका आंसर कर रहे हैं, यहाँ पे विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। महिषी का जो तद्भव शब्द है वो हो जाएगा क्या, भैंस। ठीक है, ये हो गया भैंस। और बैल का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा उस केस में बलि वर्द, इसका होता है तत्सम रूप। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो एक दो और हैं, जैसे आता है कि बहन हो गया क्या, तद्भव रूप, और इसका जो तत्सम है वो हो जाता है भगिनी। ये आप ध्यान रखिए, तत्सम रूप है भगिनी। और एक जो बार बार पूछा जाता है पसीना, तो पसीना क्या है, एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है क्या, प्रस्विन या प्रस्वेद। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, पसीना के क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। पूछ रहा है पर्यायवाची युग्मों में सुमेलित नहीं है। चंद्रमा के शशांक, चंद्रहास, कलानाथ, सोम। तलवार के असी, कृपाण, करवाल, खड्ग। इंद्र के कौशिक, मेघपति, मधवा, पुरुहुत। कपड़े के वस्त्र, दुकुल, वसन, अंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ही प्रश्न से आपको इतने पर्यायवाची शब्द याद हो सकते हैं अगर आप करने वाले हैं तो अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, चंद्रमा का जो है वो शशांक भी है, कलानाथ भी है, सोम भी है, लेकिन दोस्तों चंद्रहास नहीं है। तो चंद्रहास किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, तो चंद्रहास है यहाँ पे तलवार का पर्यायवाची। और बाकी आप देख ही रहे हैं तलवार के कौन कौन से हैं, अस्सी है, कृपाण है, करवाल है, खड्ग है, ये सारे के सारे तलवार के हैं और साथ ही चंद्रहास भी हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 को यहाँ पे देखते हैं। स्वर ओ औ का उच्चारण स्थान कौन सा है। विकल्प हैं कंठोष्ठ्य, कंठ तालव्य, दंतोष्ठ्य, ओष्ठ्य। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो ओ औ का उच्चारण स्थान है ये हो जाएगा क्या, ओ औ का होता है कंठोष्ठ्य, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कंठ तालव्य में कौन से आते हैं, ए आई। ठीक है, और दंतोष्ठ में आता है आपका वो, ये पटवारी के उसमें अभी कनिष्ठा के बारे में पूछा भी क्या था। और ओष्ठ में आते हैं अपना क्या, पा वर्ग, यहाँ पे ओष्ठ में आ जाता है। तो ये कुछ है, आप ऐसे ध्यान रखिए इनको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 13 है, लोकेशणा का संधि विच्छेद क्या होगा। विकल्प आपके सामने हैं, लोक धन एषणा, लोक धन ईषणा, लोक धन उषणा, लोके धन क्षणा। तो फटाफट से इस आंसर करिए और उम्मीद करता हूँ आपने सही किया होगा। इसका सटीक आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोक धन एषणा। अब संधि कौन सी है तो आप ध्यान रखिए, ये है वृद्धि संधि। ठीक है, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। और संधियों से आपको पता ही है कि एक प्रश्न बनता ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि लोकेशणा का जो नियम है वो क्या कहता है कि आ धन आ प्लस क्या हो जाएगा, ए आई आएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी ए हो जाएगा, आपको पता ही है। और आ धन आ बराबर प्लस क्या होगा,
ओ या बड़ा ओ आए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इस केस में आप देखेंगे नियम को आप ध्यान रखिए, फिर मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि किस प्रकार से ये हो रहा है। नियम को आप ध्यान रखिए, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंडीशन बन रही है, ये हो रहा है लोक, क्या हो रहा है, लोक, इसमें है लोक धन एषणा, ठीक है। ये हो गया संधि विच्छेद। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का मर्जर जब होगा तो ये बड़ी मात्रा बन के क्या हो जाएगी, ये वो तो बड़ी मात्रा बन जाएगी। अब क्या है कि ये का यहाँ पे बन गया बिना स्वर के, तो ये क्या कंडीशन है दोस्तों, ये जो मात्रा है वो कै के ऊपर लग जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। और इधर क्या बचा हुआ, एषणा बचा हुआ है, तो ये तो मर्ज हो गया पूरा, पीछे क्या बच गया, सणा। तो उस केस में क्या हो गया दोस्तों, ये लोकेषणा हो जाएगा। और ये संधि का उदाहरण है वृद्धि संधि का। ये कई रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि लोकेषणा में कौन सी संधि है, तो भाई वृद्धि संधि है, ठीक है। और वृद्धि संधि है तो इसे विच्छेद कैसे होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, लोक धन एषणा। प्रश्न नंबर 14 में हम पहुंच चुके हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद क्या है और रेखांकित क्या कर रखा है यहाँ पे, हम निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। आपको पता ही है कि पुरुषवाचक में 3 प्रकार हैं, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो बोलने वाला है, वक्ता है, वो उत्तम पुरुष में है, जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष में है, और जिसकी बात हो रही है जो प्रत्यक्ष नहीं है वो अन्य पुरुष हो जाएगा। हम जो है दोस्तों क्या है, एक उत्तम पुरुष का उदाहरण है और पुरुषवाचक के अंतर्गत ये आता है। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, साधुनी, साध्वी, साधुआइन, साधुनी। तो फटाफट से इसका आंसर करिए, और आपने इसका आंसर कर दिया होगा और इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, साध्वी। साधु शब्द का स्त्रीलिंग होता है साध्वी। और जो पूछे जाते हैं क्या है, भगवान का होता है भगवती, ठीक है, ये स्त्रीलिंग की बात हो रही है। इसके अलावा तपस्वी, तपस्वी का स्त्रीलिंग होता है तपस्विनी, ठीक है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। एक और आता है मूर्ख, क्या, मूर्ख एक क्या है, पुल्लिंग शब्द है, और इसका जो स्त्रीलिंग हो जाता है वो क्या होगा, मूर्खा, ठीक है। जैसे उसी प्रकार जैसे प्रिया का प्रिया हो जाता है। 16वें प्रश्न को देखते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, दूसरों को सीख देते रहो, दूसरों को सीख देना सरल है, दूसरों से सीख लो, दूसरों को सीख देना मुश्किल है। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे का जो अर्थ है वो हो जाएगा दूसरों को सीख देना सरल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। निम्न में से सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, पौधा, पुस्तक, लड़के, सहायता। तो आपको पता है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा सदा एक वचन में होगा वो है विकल्प डी। बाकी अगर पौधा है तो पौधे का बहुवचन करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पौधे हो जाएगा। पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, ठीक है, पुस्तकें। और लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सहायता है ये साहित्यों साहिती कुछ नहीं होगा, ये हमेशा चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन है हमेशा क्या रहेगा, सहायता ही रहेगा। प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। निम्न में ब उपसर्ग किस में लगा हुआ है, फटाफट से बताइए, निम्न में ब उपसर्ग किस में लगा हुआ है, बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी। तो इनका बोलने ही जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे या उच्चारण करेंगे इन शब्दों का, तो आपको खुद ही अलग से लग जाएगा कि जहाँ पे जो बदौलत है यहाँ पे जो है ब उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी बदबू वाले में क्या है, बद उपसर्ग है, ठीक है, बद धन बू बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे खुशबू, ठीक है, यहाँ पे जो उपसर्ग है खुशबू लगेगा तो ये खुशबू हो जाएगा। बदनाम में भी बद धन नाम है, ठीक है, और बद हजमी में भी बद धन हजमी ही है, ठीक है। जबकि आप बदौलत को तोड़ेंगे तो यहाँ पे बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये बा उपसर्ग है, ब धन दौलत हो गया, ब धन दौलत, ठीक है। तो ये इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। पूछ रहा है वर्णमाला किसे कहेंगे, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो जैसे आपने विकल्प डी यहाँ पे पढ़ा और आपने बिल्कुल सटीक आंसर कर दिया कि वर्णमाला हम कहते हैं किसको, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आपके लिए कमेंट करने के भी प्रश्न है तो उसको भी आप देखते हुए जाना। और आज के आखिरी प्रश्न को हम देखते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। हौलदार शैलेश मटियानी की रचना है। वोल्गा से गंगा तक राहुल सांगरदान की है।
बिना दीवारों का घर महादेवी वर्मा की है, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो फटाफट से इसका आंसर करिए, और जो भी लोग यहाँ पे जा रहे हैं विकल्प सी के साथ उनका सही हो जाएगा, क्योंकि बिना दीवारों का घर एक नाटक है, और नाटक तो है लेकिन किसका है, तो ये है मन्नू भंडारी का। ठीक है, मन्नू भंडारी जो है बिना दीवारों के घरों में नाटक कौन करती है, मनु भंडारी करती है। बाकी ये हौलदार शैलेश मटियानी की है। वोल्गा से गंगा तक राहुल सांगरतन की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो ये आप ध्यान रखिए। बाकी ये आपके लिए प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि मानसिक पीड़ा के लिए एक शब्द क्या होगा, आधि, व्याधि, उपयुक्त, दोनों, या फिर डी कष्ट साध्य। तो आज के ये 20 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा, और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इससे अधिक अगर आप ये कदम और बढ़ेंगे तो आप वीडियो को भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों एक नए पार्ट में, भाग 22 में। तब तक ध्यान रखिए, मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।